नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। ये हमारी बाल विकास की 100 प्रश्नों की मैराथन है। अगर किसी भी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 91 0933 77 और 33। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें और हम उसको व्हाट्सएप पर लेके ग्रुप ज्वाइन, तो हम उसको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। 100 प्रश्न हमारे हो चुके थे। आगे बढ़ेंगे। बाह्य आकलन जो विद्यार्थी परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता। ऑप्शन ए विद्यालय आधारित कार्यक्रम, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक आकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्यालय आधारित कार्यक्रम। ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे। 101 निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्जित ज्ञान से संगत तत्व का चयन करना, बी स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, सी शिक्षार्थियों का भाषण कौशल है, डी समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिक्षार्थियों का भाषण कौशल। सी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बी बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, सी विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सभी प्रयास करने चाहिए। डी एब्सोल्युटली राइट आंसर। डी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। बताइए कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती है। इन सामग्रियों 103 कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है, या बी इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, या सी ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों में अधिगम को सुलभ बनाती हैं, या डी इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बी टिक करें। जी जरूर टिक करेंगे, बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है। वह बालक है विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या सामान्य बालक। तो वह कौन सा बालक हो सकता है जो स्कूल से भाग जाता है? तो वह हो सकता है पिछड़ा बालक। कौन सा हो जाता है? पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। निम्न में से यह किसका मत है? ए प्याजे, क्रोक्रो, स्किनर या पावलोव। तो ये किसका मत है? एक क्रोक्रो का मत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, और वाइगोत्स्की द्वारा। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? गेस्टाल्ट द्वारा, क्योंकि गेस्टाल्ट में कोलर, कोप्फा, बर्दीमर ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए। आगे बढ़ेंगे।
अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया? देखिए, क्रिया प्रसूत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत दिया है स्किनर ने, ठीक है। वाइगोत्स्की जब भी आपके बीच में आ जाए, सामाजिक शब्द लगाओ, उस प्रश्न को आप वाइगोत्स्की में लगा देना। पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। आगे बढ़ेंगे। कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को दंडित करेंगे, बच्चों को दोबारा ऐसा न करने के लिए कहेंगे। तो जब बच्चा अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेता है तो बच्चे को आप क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत या अनुभवजन अधिगम सिद्धांत? तो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी राइट है। आगे बढ़ेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा यह कथन है, इसको तो आप रख लें। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा था? वर्डवर्थ ने कहा था। आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, हो सकता है। बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, ये नहीं हो सकता। यह सबसे आसान शिक्षण है, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो इस कौन सा हो जाएगा? बच्चों के समाजीकरण में सहायक है, ऑप्शन नंबर ए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट किया करें। इससे हमारा लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी क्लास लाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी कक्षा प्रश्न नंबर 112, आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समझ ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। सी, ईमानदार बच्चों को प्रस्तुत करेंगे। डी, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण दोहराएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ो। मानव विकास के संबंध में पुनर्मनन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पुनर्मनन का सिद्धांत सभी को याद है, डोलार्ड और मिलर ने किया था। पियाजे मिलर तो होगा नहीं, बंदूरा वाटर्स होगा नहीं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया? तो सबसे पहले परिभाषित किया था कैटल महोदय ने, आरबी कैटल कहते हैं जिनका पूरा नाम है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप से प्रभावित नहीं करता? देख, खेल बालकों में निकट विकास क्षेत्र जीडीपी का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता है, बिल्कुल करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, बिल्कुल करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, ये नहीं हो सकता। खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। देखिए, सामाजिक समायोजन का अगर कोई कठिन काल कहा जाता है तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। ये ऑप्शन अपन को देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, या केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को? तो समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पढ़ने की अक्षमता होती है, तो पढ़ने की अक्षमता कौन सी होती है? डिसलेक्सिया, वही तो पढ़ने की क्षमता होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता, डिसकैलकुलिया होती है गणितीय संबंधी, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी होती है, अपहज्जा बोलने संबंधी होती है। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? जब भी तार्किक की बात आ जाए तो 7 से 11 मूर्त संख्यात्मक अवस्था लगा देना। अमूर्त तार्किक आ जाए, अगर अमूर्त तार्किक आ जाए तो क्या लगाना? 11 से 15। औपचारिक संख्या अमूर्त आ जाए, औपचारिक आ जाए तो ये 11 से 15 वाली लगा देना।
और जब तारक केवल शब्द लिखा है तो मूल संख्यात्मक अवस्था लगा देना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 फिर देखेंगे क्या है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बिल्कुल हो सकता है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं हम। ये नहीं होगा, ये हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सबसे सटीक है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आगे बढ़ेंगे। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। जब भी लैंगिक भेदभाव को दूर करना हो तो क्या आवश्यक उपाय है? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान। देखिए, असमान प्रावधान तो हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग ही हो गया। छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान बिल्कुल हो सकता है। छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से, बताइए? ए होगा या बी? इसमें आपसे समान प्रावधान हमेशा होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा औसत से कम, औसतन, औसत से अधिक कह नहीं सकते। जब सृजनशील है तो उसका औसतन ही होना चाहिए या औसत से अधिक। जब सृजनशील है तो औसत से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंत क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो अंत क्रियाओं का विकास का मूल आधार किसने माना था? कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की, जेन पियाजे, स्किनर। तो वाइगोत्स्की महोदय ने अंत क्रियाओं का विकास का मूल आधार माना था। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर ए भी राइट हो सकता है कि बालकों को परंपराओं से परिचित करेंगे। बी भी राइट हो सकता है, सी भी और डी। तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है कह सकते हैं, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, या रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। देखिए, रजनी में वृद्धि तेज़ी से हो रही है, ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है, इससे भी कुछ नहीं है। बड़ा वो बढ़ी है, ऊंचाई बढ़ी है तो वृद्धि होगी, सीधी बात है। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ से ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है।